2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी 2 राज्यांमध्ये सरकार बदलले, किंबहुना भाजपने स्वतःकडे खेचून आणले. एक म्हणजे महाराष्ट्र, दुसरं म्हणजे बिहार. त्यामुळं महाराष्ट्रात काय होणार याची चर्चा देशभरात सुरू असताना आता बिहारमध्ये देखील नक्की काय घडतंय याकडे देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. या संदर्भात आता आपण चर्चा करणार आहोत. माझ्यासोबत वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार सर आहेत, ते पुढारीचे वरिष्ठ पत्रकार देखील आहेत. दिल्लीमध्ये आपण बसलेलो आहोत. सर, बिहार में ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में जब भी कमंडल की लड़ाई चलती है तो बिहार में मंडल की लड़ाई चलती है. क्या वाकई में इस बार भी ऐसा ही चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बिहार कभी भी कमंडल की लड़ाई पर नहीं चला है. बिहार हमेशा मंडल की लड़ाई चला. और मंडल, जब भी मंडल कमीशन आया था तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मंडल कमीशन का प्रभाव बिहार में ही पड़ा था. और अभी भी जातीय आधार पर ही वहाँ वोटिंग हो रही है. अभी 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, वहाँ पे 9 सीटों पर इलेक्शन हो चुका है. और उसमें भी जो ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी भी वहाँ पर कोई नेशनल इशू कोई चर्चा नहीं हुई है. नेशनल इशू पर वोटिंग नहीं हुई है. लोकल इशू और जातीय आधार पर वोटिंग हुई है. इसलिए वहाँ हमेशा मंडल ही चलता है, कमंडल कभी नहीं चल पाया. आप अगर देखेंगे तो कम्युनिज्म का एक भी आपको राइट का बहुत पुराना एग्जाम्पल मिलेगा. नया कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा वहाँ पर जो कम्युनल राइट हुए हो. इस तरह का कोई नया एग्जाम्पल नहीं मिलेगा. इसलिए वहाँ मंडल चलता है, कमंडल नहीं चलता है. पिछली बार जो 39 जो सीटें 39 सीटें थी, उनमें से सिर्फ एक सीट कांग्रेस को आई थी. 40 सीटें थी. 40 सीटें थी, उसमें से एक सीट सिर्फ कांग्रेस को आई थी. इस बार क्या वही फिर से बीजेपी अपना दोहराएगी? इस बार का ग्राउंड रियलिटी थोड़ा सा अलग है. पिछली बार जो 39 सीटें आई थी 40 में, एक सीट किशनगंज जीता था उन्होंने. तो इस बार वो स्थिति नहीं है. इस बार जो है 50-50 का चांसेस है. और वो 50 किधर कौन बढ़त ले जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा. लेकिन अपोजिशन का गठबंधन जो है, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, वो कई जगहों पर बेहतर काम कर रहा है. उसकी स्थिति ग्राउंड में भी अच्छी स्थिति है. और खासकर अभी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो पूर्णिया के भी चुनाव हुए हैं दूसरे फेज में, तो उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पप्पू यादव के बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद इस बार चुनाव जीत जाएंगे. क्योंकि वहाँ पर जो आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती है और जेडीयू का कैंडिडेट संतोष कुमार है, दोनों उनसे बहुत पीछे. बीमा भारती तो बहुत ही पीछे. बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहेगी. संतोष कुमार का चांसेस है तो इस बार वो संतोष कुमार चुनाव हार जाएंगे. हालांकि पिछली बार संतोष कुमार ने वहाँ जीत हासिल की. तो ज़्यादा चांसेस है जो आरजेडी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी. और आरजेडी के भरोसे कांग्रेस को भी कुछ और सीटें हासिल हो जाएगी. 1 से उसकी संख्या बढ़ जाएगी. इसका मतलब है कि कांग्रेस का वहाँ पे संगठन जिस तरह से यूपी में है, उसी तरह से बिहार में भी ना के बराबर है. यूपी से तो और भी बदतर है. मतलब यूपी में तो कम से कम कांग्रेस के जो रायबरेली अमेठी में कांग्रेस के लोग जिंदा हैं, मतलब संगठन के रूप में. और बिहार में आपको इवन जो सदाकत आश्रम है, अगर चुनाव न रहे तो सदाकत आश्रम में वहाँ जो मेन ऑफिस है कांग्रेस का, उसमें आदमी भी देखने को नहीं मिलता है. ये स्थिति है वहाँ पर कांग्रेस की. तो कांग्रेस वहाँ पर कहीं नहीं है. किशनगंज में कांग्रेस इसीलिए जीती कि कांग्रेस की वजह से नहीं जीती. वो किशनगंज सीट मुस्लिम बहुल सीट है. वहाँ 85% के आसपास मुसलमानों का है. तो 85% आसपास रहने की वजह से, क्योंकि वहाँ एक चलता है जो अभी वहाँ क्या पूरे देश में एक चलता है, जो मुसलमान हमेशा एंटी बीजेपी वोटिंग करते हैं. अक्सर हाँ, ये आप देख लें, कहीं भी देख लीजिएगा तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती है. तो वहाँ इसकी वजह से किशनगंज सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती है. तो कांग्रेस को वो सीट आराम से मिल जाती है. इसकी वजह से नहीं जीती है जो कांग्रेस जीती है. वहाँ पर मुसलमान डोमिनेंट वोटिंग है, इसलिए वो कांग्रेस को सीट मिल जाती है. बाकी कांग्रेस का कहीं पर भी, बिहार में कांग्रेस कहीं भी ग्राउंड में नहीं है. उसको जो भी सीट हासिल होगी वो आरजेडी की वजह से. वो ऐसी कौन सी सीट है वहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है फिलहाल? देखिए, नॉर्थ बिहार की जितनी भी सीट है, नॉर्थ बिहार में जो भी सीट है वो सब आरजेडी का गढ़ है. क्योंकि आरजेडी के गढ़ के कारण, उसके 2 कारण हैं. आरजेडी 2 कॉम्बिनेशन पर चलते हैं. एक यादव जाति के और दूसरा मुसलमान. वहाँ एक समीकरण बोला जाता है माई समीकरण. माई से होता है मुस्लिम, वाई से यादव. मतलब मुस्लिम और यादव वहाँ 17% के आसपास है और मुस्लिम में जो है वो 12% के आसपास है. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से अगर कोई और एक जाति का वोट उनको सपोर्ट में मिल जाता है तो ये सीट अच्छा निकाल लेते हैं. अगर नहीं मिलता है तभी वो नुकसान में आते हैं. पिछले 2019 का इलेक्शन में देखिएगा तो माई के समीकरण को कोई और जाति का वोट नहीं मिल पाया. नतीजा क्या हुआ कि उसे उनको एक भी सीट नहीं है. लेकिन इस बार इसका बेनिफिट ये है जो जेडीयू का पहले वाला जो वर्चस्व था वो
बार बार नीतीश कुमार के पाला बदलने से लोग उनके टूटे और लोगों को लगने लगा ये कभी भी किधर भी जा सकते हैं। तो थोड़ा जो वहाँ पर जो फिर वही मंडल वाला जो है उन्हें लगने लगा कि यार ये आज भरोसे का नहीं है। तो मंडल के बहुत सारी जातियाँ जो है शिफ्ट कर रही है वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी में शिफ्ट कर रही है आरजेडी की तरफ। इसकी वजह से आरजेडी इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और वहीं जेडीयू को जो है इस बार पिछले बार की तुलना में बहुत खराब प्रदर्शन जेडीयू का रहेगा। और जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन जरूर हो गया, अर्थमेटिकल गठबंधन में दोनों बहुत मजबूत है, लेकिन दोनों अंदर से उनके कार्यकर्ताओं का मिलान नहीं हो पाया। तो दोनों अंदर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। उसका कारण है जेडीयू का कारण है पिछला चुनाव का अनुभव और बीजेपी का कारण है नीतीश कुमार को भरोसा नहीं। तो ये दोनों गठबंधन की जो ये आपसी गठबंधन जो है ये ऊपर से देखने में अच्छे लगते हैं, मजबूत भी लगते हैं, कागज में मजबूत हैं, लेकिन ग्राउंड में नहीं है। इसका मतलब महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था कि उद्धव ठाकरे पार्टी पहले बड़ी थी, बीजेपी के साथ में आई, लेकिन अचानक से बीजेपी की सीटें 2014 में बढ़ गई। वही मामला नीतीश कुमार के लिए होता दिख रहा है। और एक बात ये दिख रही है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का वोटर जो होता है ट्रांसफर होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। बिल्कुल एकदम महाराष्ट्र वाली बिल्कुल स्थिति है। आगे बीजेपी को कोई बड़े दो स्टेट से डर है, एक महाराष्ट्र है, दूसरा बिहार है, जहां सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। और यही नुकसान जो है बीजेपी का 400 पार के जो आंकड़े हैं उसमें उसका खेल बिगाड़ सकता है। तो बीजेपी को इसको बहुत हद तक सोचना पड़ेगा कि कैसे इस दोनों नुकसान से हम भरपाई कर सके, दोनों नुकसान की भरपाई कर सके। वो कहाँ से करती है बीजेपी, वो तो बीजेपी सोचे। लेकिन बेसिकली नीतीश कुमार का जो वोटर होता है वो महिलाएं होती है। और कौन सी कास्ट नीतीश के साथ आती है? नीतीश कुमार के महिला वोटर होने के पीछे एक मेन कारण जो है वो है शराबबंदी। शराबबंदी को महिलाएं इतना पसंद करती है क्योंकि शराबबंदी का सबसे ज्यादा मार महिलाओं को झेलना पड़ता है। पुरुष पी के आते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, जो कमाते हैं सारे खर्च कर देते हैं पीने में। तो इसलिए महिलाएं को ये सबसे अच्छा लगता है कि शराबबंदी सरकार ने की है। इसीलिए अभी भी नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो महिला है। उसके बाद दूसरा कोर वोट बैंक है उनका ओबीसी में, वो है उनकी स्वजाति है कुर्मी, जो कि कुर्मी वहाँ पर 3% के आसपास कुर्मी है। और 3% कुर्मी जो है वो कुर्मी के नेता के रूप में पूरे बिहार में नीतीश कुमार को ही माना जाता है। कई सारे नेता हैं लेकिन नीतीश कुमार को ही मानते हैं। तो कुर्मी ना भी चाह के नीतीश कुमार की तरफ चले जाते हैं। और कुर्मी के सपोर्ट में हमेशा वहाँ पर बिहार की राजनीति में कुशवाहा रहते हैं। कुशवाहा भी लगभग 3 से 3.5% के हैं, दोनों मिला के 7% के करीब हो जाते हैं। तो कुशवाहा भी है, कुशवाहा कोई बड़ा लीडर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा लीडर है लेकिन वो अपने क्षेत्र भर का लीडर, पूरे बिहार के कुशवाहा के नेता नहीं बनता है। और ये नीतीश कुमार ने हमेशा ये प्रयास रखा है जो कोयरी और कुर्मी, जो वहाँ कुशवाहा को कोयरी भी बोलते हैं, कोयरी और कुर्मी का एक छत्र राज नेता जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार का है। और वहाँ उनसे लवकुश के नाम के, बिहार में जो है कोयरी और कुर्मी को लवकुश के नाम से जाना जाता है। तो लवकुश का जो भंडा जो है उसके नेता जो नीतीश कुमार कहलाते हैं। तो लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा नुकसान होता है वो क्षेत्रीय नेताओं की वजह से, लेकिन मैक्सिमम वोट इनके पास चला जाता है। तो महिलाएं प्लस ये कोयरी कुर्मी का वोट ये नीतीश कुमार को आया जाता है। और तीसरा नीतीश कुमार जो खेलते हैं, जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड उनका आता है वो ईबीसी रहता है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसको लेकर उन्होंने नया एक बनाया था। और ये छिटपुट में है, सब जगह पैसेज में है। तो नतीजा क्या होता है, जो पैसेज में है तो कोई भी बड़ी पार्टियों का ध्यान उस पर कम रहता है, क्योंकि छिटपुट रहते हैं सब जगह, कहीं 10,000 है, कहीं 20,000 है, इस तरह से। तो नीतीश कुमार ने इनको साधने के लिए अलग अलग वो ईबीसी एक बना के रखा है, उसने उसके नेता बना के उसको अपने साथ इर्द गिर्द रखे रहते हैं। तो उसको वो साथ लेते हैं अच्छी तरीके से। इनकी संख्या कुल मिला के ज़्यादा हो जाती है। अगर पैसेज को जोड़ेंगे तो सब जगह ये करीब 30% के आसपास हो जाते हैं। तो ये है संख्या ज़्यादा, लेकिन वो एक साथ नहीं है, तो इसलिए इनकी ताकत का एहसास नहीं होता है। तो नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को भी अच्छी पकड़ बना रखी है। यही कारण है कि जेडीयू मतलब एक नीतीश कुमार अपनी जाति की बदौलत नहीं आ पाते हैं, और वो बाकी ईबीसी और ओबीसी को मिला के, जो मैं यादव को छोड़ के नॉन यादव जितने भी हैं ओबीसी में, उसको साधने का काम नीतीश कुमार करते हैं। विगत कुछ दिनों से नीतीश कुमार का ये फॉर्मूला इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ इस तरह जो बार किया, तो इससे थोड़ा सा उनका इमेज जो बिल्डिंग जो था वो उनका प्रभावित। लेकिन ये जो वोट होता है नीतीश कुमार का, जो आपने बताया कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कुर्मी तो उनके साथ हमेशा रहे, लेकिन ये किस तरफ ट्रांसफर होगा, या बीजेपी या ये वहाँ पर एक जिसमें लालू का राज था,
तो आप लालू को माना जाता था जो दो कास्ट का, एक ओबीसी का नेता और गरीबों का नेता। वो अगर वो फॉरवर्ड क्लास के भी है, गरीब है, तो लालू के सपोर्ट में रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था लालू उनके बीच का पैदा हुआ आदमी है। उनको लगता ही नहीं था कि लालू कोई बहुत बड़े नेता हो, कोई राजघराने के हो। उनको लगता था भाषा ऐसी थी जो हर आदमी, हर गरीब को अपने आप से जोड़ लेते थे। तो इसकी वजह से लालू, लेकिन नीतीश जब उससे अलग हुए तो उन्होंने इस चीजों को अलग कर लिया, जो लालू को यादव का नेता बनने दिया और बाकी नेता के, बाकी गरीबों और ओबीसी के नेता के रूप में खुद को अपने स्थापित कर रखा है। तो इसका उसको फायदा भी मिला नीतीश को। और लगातार आप देख रहे हैं इतनी बार से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उसका कारण यही है जो बाकी को समेट लिया। लेकिन इस बार तेजस्वी, लालू की जब लालू का सत्ता खत्म हुई और तेजस्वी के काल आ गया, तो तेजस्वी ने इस चीज को भापा जो उनके साथ केवल यादव है और मुसलमान है, बाकी कास्ट उनके साथ नहीं है। ओबीसी का करीब वहाँ पर 70% के आसपास है बिहार में। तो ओबीसी का बाकी लोगों को समेटने के लिए उन्होंने जो है थोड़ा सा अपना लिबरल रूप को अपनाया, बाकी जातियों को भी उन्होंने साधना शुरू किया। तो इसका फायदा मिला। और ये जो इस बार वोट खिसकने का डर है, तो ओबीसी पहले पिछली बार आप देखेंगे ओबीसी पूरा का पूरा जंग के रूप में वोट बीजेपी और इसको नीतीश कुमार हो गया। लेकिन इस बार जो ग्राउंड में स्थिति है, जो ओबीसी इस बार जंग के रूप में न बीजेपी के पास जा रहा है न जेडीयू के पास जा रहा है, उसमें से कुछ पार्ट कट के ही धरा रहा है आरजेडी की तरफ। तो ये नुकसान तो बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू के गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज है, आप अगर ध्यान देंगे तो एलजेपी वहाँ बहुत ही की फैक्टर होता था। वो जिसके तरफ जाते थे उसके पलड़ा भारी हो जाता था। इस बार वो एलजेपी बीजेपी के साथ तो है, लेकिन एलजेपी का कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो कि एलजेपी को पूरी समेट सके। जैसे रामविलास पासवान सिर्फ पासवान के नेता नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ जात फैक्टर हमेशा कहते हैं, जात फैक्टर वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन रामविलास पासवान के साथ खूबी ये थी कि उनके साथ ओबीसी भी आता था, उनके साथ वहाँ के फॉरवर्ड क्लास भी आते थे। तो इसलिए रामविलास पासवान एक नेशनल ही नहीं हुआ, बिहार में तो बहुत बड़ा चेहरा होते थे। उनको सबका वोट मिलता था। इसलिए पिछली बार आपने देखा होगा उन्होंने 6 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा के 6 के 6 सीट जीता। वो सिर्फ बीजेपी को बदौलत नहीं जीता, वो रामविलास पासवान को बदौलत जीता। रामविलास पासवान का तो जो उनका एम्पायर है वो चिराग पासवान के पास आया, और बस उनके भाई मैंने रामविलास पासवान भाई पशुपति पारस के पास भी आया। लेकिन पशुपति पारस पर वो गुण नहीं था, तो पशुपति पारस के पास वो टिका नहीं मामला। और चिराग सब कुछ सर ऑल इन ऑल चिराग पासवान और रामविलास पासवान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चिराग पासवान पैदा हुए उच्च क्लास से पैदा हुए नेता हुए, ऊपर बैठाए हुए नेता थे, और रामविलास पासवान जमीन से उठ के नेता बने थे। तो उनको हर कार्यकर्ता का नाम भी याद रहता था। चिराग पासवान को कोई बताएगा जो नाम है फलाना है, फलाने व्यक्ति हैं, तो वो उस पर रिएक्ट करेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन वो फिर भी उसको अपने आप से जो होता है कोरिलेट कर पाना, वो नहीं कर पाते। तो उनसे कार्यकर्ता भी और वोटर भी दोनों वो अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पाएगा। चिराग इवन ये स्थिति ये है आज के डेट में, हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता है। चिराग पासवान को खुद के अपनी सीट बचाने के लिए बीजेपी पर आश्रित होना पड़ रहा है। अगर मोदी लहर चली तभी चिराग पासवान जीत पाएंगे हाजीपुर से भी, नहीं चली मोदी लहर तो फिर चिराग पासवान भी नहीं जीत पाएंगे। ये स्थिति। एक सवाल यही था मेरा, क्योंकि अभी 6 सीट पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं, वहाँ पे बीजेपी का वोट चिराग को ट्रांसफर होगा और चिराग का वोट अलग जगह पे जहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट है वहाँ पे ट्रांसफर होगा क्या सच में वहाँ का माहौल है? नहीं, ऐसा अब चिराग में वो खूबी नहीं है जो अपने वोट को ट्रांसफर कराए। चिराग अगर अपने वोट को सिर्फ अपने पास में समेट के रख ले वही बहुत है। इसलिए बीजेपी को उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को जो है चिराग का लाभ मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। क्योंकि बीजेपी वहाँ पर, बीजेपी के पास जो मेन फैक्टर है, बीजेपी वहाँ पर अपर कास्ट के वोट को खेलती है। अपर कास्ट का वहाँ से 10 से 12% है मात्र। अपर कास्ट का वोट जो है वो कभी भी वहाँ पर, आप अभी भी आज के हम भले ही 21वीं सदी में पहुँच रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर दलितों को वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो समाज में बराबरी से जी सके। तो लेकिन संघर्ष जो होता है सवर्ण यानी अपर क्लास वर्सेस दलित का होता है। हाँ, पासवान दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों का जो है मैच दिख रहा है, लेकिन केमिस्ट्री इनकी जमती है। नहीं, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं जमती है, क्योंकि ग्राउंड में अभी भी जो है सवर्ण बैठेंगे अगर चेयर पे, तो दलित को उनके यहाँ जाएंगे तो वो जमीन पे बैठना पड़ता है। ओबीसी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जो ओबीसी थोड़ा सा सवर्ण से कम रहते हैं मानसिकता के रूप में, तो वो चेयर भले ही अपने थोड़े से ऊंचे चेयर रखे उसको स्टूल देते हैं बैठने के लिए। तो
ये वहाँ पर ये डिफरेंसेस बड़ी खुल के नजर आता है। आप कभी शहर में तो नहीं, शहर में तो चूंकि सब तरह के लोग रहते हैं, इसलिए गांव में जाइएगा तो आपको मैंने जितने भी रूरल इलाके में जाइएगा तो आपको ये स्पष्ट नजर आएगा। इसका मतलब है कि दलित ओबीसी को अपना थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा करीब मानते हैं, दलित ओबीसी को अपना करीब मानते हैं। इसी यही वजह है कि दलित का वोट आरजेडी की तरफ ट्रांसफर हो सकता है, उसके तरफ झुकाव ज्यादा हो सकता है। अगर उनको कोई अपना नेता ना लगा तो वो आरजेडी की तरफ झुकना ज्यादा आसान समझते हैं। लेकिन यादव तो ऐसा दिखाई देता था कि यादव की दंगाई थी, ऐसा कुछ बोलते थे, उसका क्या असर है? हाँ, वो डोमिनेंसी को आपने लालू के पीरियड में ये डोमिनेंसी यादवों की हुई थी और इसकी वजह से बदनाम भी हुए, सरकार भी जंगल राज का लाया, सब कुछ लाया। लेकिन तेजस्वी ने इसको थोड़ा सा ठीक किया है। उसका एक फायदा ये हुआ है कि तेजस्वी ये नहीं कह रहे थे कि मैंने हम क्राइम करके तुम अपने आप को ऐसी छुई बनाओ, तो उसने कुछ क्रिमिनल जो बैकग्राउंड वाले थे उन लोग को जो है थोड़ा सा साधने का कोशिश किया और इसको जो है उसकी वजह दूसरे को टिकट दिया या उसकी वाइफ को टिकट, डायरेक्ट वो किसी दिया है ऐसा नहीं है। अभी भी बिहार में देखेंगे उल्टेंगे तो कम से कम 40% जो है जिस पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किसी पर मर्डर केस है, किसी पर कुछ भी है, तो इस तरह के मिलेंगे। बिहार में तो बिना इसके मिलेंगे ही नहीं, 10% के आसपास ही मिलेंगे जिस पर कोई केस ना हो। एक पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की, हाँ, उसका क्या हाल है? अभी देखा जाए तो है बीजेपी के साथ, लेकिन नीतीश से नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा कभी भी बिहार के लीडर नहीं बन पाए। उसका कारण है जो हमेशा किसी न किसी के साथ रहे, या तो लालू के साथ रहे तब जीते, या फिर नीतीश के साथ रहे तब जीते। कभी डायरेक्ट अपनी बदौलत उन्होंने एक सीट भी हासिल नहीं। तो नतीजा क्या हुआ है, जो उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अपने क्षेत्र भर के नेता बन के रह गए। उससे बड़ा नेता उसी समाज में होता था शकुनी चौधरी। तो नीतीश ने शकुनी चौधरी को भी सिर्फ अपने क्षेत्र का नेता बनने दिया, उसे भी पूरा बिहार का नेता नहीं कोई बनने दिया। हालांकि बहुत बड़ा नेता उसी के बेटे अभी सम्राट चौधरी जो हैं उन्हीं के बेटे हैं, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन बीजेपी ने इसीलिए कार्ड भी खेला है उसको प्रदेश अध्यक्ष बना के, ताकि ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाया जा सके। क्योंकि यादव वो बीजेपी को पता है यादव वोट जो है सारे के सारे आरजेडी में जाएंगे, तो बाकी ओबीसी को साथ ना हो, तो इसके लिए सम्राट चौधरी को उन्होंने कमान दी। नित्यानंद राय को इससे पहले बनाया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो यादव समाज है वो लालू के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है। तो ये कारण है। जीतन राम मांझी जो है उनका भी बार बोलते हैं कि हम इसके साथ जाएंगे, हमें सीएम बनाया जाएगा, तो उनकी क्या ताकत है बिहार में? जीतन राम मांझी भी जो उनको, क्योंकि वो ईबीसी जो समाज से उससे आते हैं, ईबीसी समाज को साधने का सारा काम तो नीतीश कुमार ने अपने साथ कर रखा है। तो जीतन राम मांझी को लोग तब जाना जब उन सीएम बन गए, और वो भी नीतीश कुमार को दल बने। नीतीश कुमार फिर नहीं चाहा तो उन्होंने हटना पड़ा, और नीतीश कुमार से उन्होंने पंगा लेके जो है जो ईबीसी समाज में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन बाकी ईबीसी समाज जो है नीतीश कुमार से अपने आप को एसोसिएट रखे हुए, तो जीतन राम मांझी बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं बन पाया। वो कभी आप उपेंद्र कुशवाहा को भी देख लीजिएगा, जीतन राम मांझी को भी देख लीजिएगा, ये कभी भी भले ही मीडिया में उनकी चर्चा होती है, लेकिन ग्राउंड पर कभी बड़ा फैक्टर नहीं बन पाते। सिर्फ अपना लोकसभा क्षेत्र है वहाँ वो फैक्टर रहते हैं, उसके अलावा उनका इम्पैक्ट बगल के लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं पड़ता है। ये स्थिति रहती है। बिहार के जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनकी क्या छाप है बिहार में, और अभी जो लोकसभा चुनाव में खड़े हुए उनका क्या हो सकता है? बिहार के सेंट्रल मिनिस्टर में गिरिराज सिंह है, तो उनको वो बेगूसराय से लड़ते हैं। हालांकि उनका बेगूसराय क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ उनके कास्ट का थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है, तो इसलिए उनको बेगूसराय से लड़ाया जाता है। और बेगूसराय पुराने इसमें जाइए तो बेगूसराय सीपीआई का गढ़ माना जाता था। अब आज के डेट में वहाँ पर लेफ्ट नहीं बचा है, लेकिन एक समय में वो सीपीआई गढ़ माना जाता था। आज के डेट में सारा सीपीआई आरजेडी हो गया है, तो इसलिए गिरिराज सिंह अपनी सीट निकाल पाएंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि वो इस इलाके में भूमिहार के अलावा यादव का भी बहुत चारों तरफ बेल्ट है, और उसके अलावा ईबीसी भी वहाँ पर है। तो यादव और ईबीसी मिलकर उसको गिरिराज सिंह, पशुपति पारस को भी बनाया गया था मिनिस्टर। पशुपति पारस तो इस बार टिकट भी नहीं मिला, ये स्थिति है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं जो क्या स्थिति होगी उनकी। तो इसमें तो कहने की बात ही नहीं बची जिसको टिकट ही ना मिल पाया हो। तो अभी जो नेता है उनकी इमेज की बात करते हैं, तेजस्वी, नीतीश कुमार, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनमें से कौन सा चेहरा लोगों को ज्यादा पसंद है बिहार में? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पंत प्रधान नरेंद्र मोदी
सबसे पॉपुलर चेहरा है। और अगर बिहार में बीजेपी जितनी भी सीट लाए, अगर 40 की 40 सीट लाए या 20 लाए, 25 लाए, जो भी सीट लाए, वो ड्यू टू प्रधान मोदी के चेहरे की बदौलत मिलेगी। और बाकी कास्ट कॉम्बिनेशन उसमें फैक्टर बनेगा, लेकिन चेहरा मोदी नहीं रहेंगे। तो वहाँ पर न नीतीश कुमार टिक पाएंगे, वहाँ न तेजस्वी टिक पाएंगे, इसमें इससे कहीं दो राय नहीं। हाँ, जहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन में सटीक बैठेगा वहाँ पर तेजस्वी नीतीश कुमार पर भी भारी पड़ेंगे और पंतप्रधान मोदी पर भी भारी पड़ेंगे। कास्ट कॉम्बिनेशन अगर सटीक बैठता है जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में, तो उन सीटों पर नुकसान बीजेपी गठबंधन को होना तय है। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी की बात करें, 17 साल का सीएम रह चुके चेहरा है नीतीश कुमार और तेजस्वी, जिनकी पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों में से अभी पॉपुलरिटी किसकी ज्यादा है? पॉपुलरिटी के मामले में तेजस्वी नीतीश कुमार से कई गुना आगे निकल चुके हैं। और स्थिति ये है कि आज लोग, एक तो यूथ चेहरा है, दूसरा उसके बोलने का स्टाइल और काम करने का स्टाइल, ये सब लोगों को पसंद आ रहा है। और युवाओं में भी लगता है जब तो नीतीश ऐसे भी ढल चुके हैं, उम्र उनके 70+ में हो चुके हैं, तब क्या उनसे उम्मीद रखा, बार बार अपना इमेज, उनका जो इमेज बना है उससे भी नुकसान हुआ। और अगर ये नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस अगर जो पहले कॉम्बिनेशन था महागठबंधन का, वो स्थिति हो जाती तो वहाँ बीजेपी का खाता भी खुलने की स्थिति नहीं होती, ये स्थिति हो जाती। तो बीजेपी ने एक बेहतर काम किया है जो उन्होंने नीतीश कुमार का तोड़ लिया। नहीं तो बीजेपी के पास ओबीसी का एक भी वोट नहीं आता, ये नीतीश कुमार तो कुछ नहीं, ओबीसी के वोट बैंक सिंध लगा दिया। अब ये अलग बात है कि आरजेडी कितना अपने आप को जो है स्टैब्लिश कर पाया है, वो तो खैर चुनाव बाद पता चलेगा। जातिगत जो जनगणना हुई बिहार ऐसा स्टेट है पहला, जहाँ पे जातिगत, इसका क्या असर चुनाव पे है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जातिगत जनगणना का इम्पैक्ट पड़ेगा। हर छोटी जाति, बड़ी जाति, ओबीसी की बड़ी जातियाँ तो सब जानते थे, लेकिन हर छोटी जाति जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, जिसकी संख्या इतनी, उनको लगने लगा हम इतनी संख्या में हैं और हमको कोई पूछ नहीं रहा, तो वो इस बात को जो है करेंगे और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मिलेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका बेनिफिट मिलेगा नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार भी अच्छी फाइट करेंगे। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार बिल्कुल खाली हो जाएंगे, उनका इमेज खराब हो गया तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार के पास भी वोट बैंक है और वो वोट बैंक इसी तरह की जातियाँ रहेंगी जो कहीं पर 1000 है, कहीं पर 5000 है, कहीं पर 10,000 है, इस टाइप के वोट बैंक अभी भी नीतीश के साथ रहेंगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के जो विचार है वो बीजेपी से एकदम विरोधी है। तो ऐसे इंसान को भारत रत्न दिया गया है, उनके विचारों के साथ नहीं चलने वाली पार्टी को, तो क्या फायदा होगा? अब तो कर्पूरी ठाकुर, जब जैसे आप कर्पूरी ठाकुर बात करते हैं तो आप सीधे एक तरफ से मंडल कमीशन की तरफ चले जाते हैं। मंडल कमीशन की तरफ जाते हैं तो मंडल कमीशन का पूरा लाभ मिलता है किसको है, तो लालू यादव मिलता है। क्योंकि मंडल कमीशन में सबसे ज्यादा बड़े नेता के रूप में उभर के जब लागू हुआ था, तो सबसे ज्यादा बड़े नेता के रूप में बिहार में तो लालू यादव को आया था। आप कर्पूरी ठाकुर नाम लेंगे तो कर्पूरी ठाकुर का फायदा जो है आपको न मिलके उसका सीधा फायदा जो है आरजेडी को जाएगा। तो ऐसे कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देने से वहाँ पर आप अगर अभी भी बिहार में आप अगर मार्क करेंगे तो ग्रामीण समाज अभी भी जो है ना, बिहार पढ़ाई लिखाई सब कुछ में आगे है, लेकिन ग्रामीण समाज पॉलिटिकली बहुत एडवांस है। हाँ, आप किसी बच्चे से करेंगे तो वो कह देगा अरे अभी इसलिए दिया गया कि वो चुनाव था, नहीं तो कौन पूछता है। इन्हें पता है चुनाव की वजह से कर्पूरी ठाकुर, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को नहीं लेंगे। इसलिए बिहार में अगर आप कभी बिहार घूमेंगे तो बिहार की राजनीतिक समझने के लिए किसी गाँव में, शहर में तो आप नौकरी पेशा लोग से मिलेंगे तो नहीं पता चलेगा, गाँव में घूमेंगे तो वो पता चल जाएगा। मतलब वो आपको पूरा गणित समझा देंगे जो कौन जाति कैसे वोट करेगा, कितना वोट पड़ेगा, और कमोबेश लगभग आपको उसको गणित से जो रिजल्ट आएगा उसमें बिल्कुल समझता पाएंगे। तो इस तरह के डेवलपमेंट बार बार तेजस्वी बोलता है कि हमने नौकरियां दी है, इसका कुछ असर गिरेगा चुनाव के बाद? हाँ, जिस समय तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी तो उस समय जैसे ही शिक्षक बहाली हुए थे, उस समय शिक्षक बहाली हुए थे तो तेजस्वी ने सबसे पहला काम किया था, नीतीश कुमार के कहने से पहले ही उसने कहा था ये शिक्षक की बहाली हमने देखो हमारी सरकार ने किया। तो तेजस्वी वहाँ बढ़त ले गए बोल के, पहले बोल। बाद में हालांकि नीतीश कुमार ने जो है वो बोलना शुरू किया, लेकिन तब तक तेजस्वी जो अपनी मैसेज देने का काम था वो कर दिया। तो वो लोगों को लगने लगा कि तेजस्वी की वजह से ही जो है ये शिक्षक बहाली वाला हुआ। हालांकि आज के डेट में स्थिति है जो शिक्षकों के जो है 2-2 महीने के सैलरी बाकी है, अभी बैक डेट में सैलरी चल रही है, कुछ लोगों का
कह रहे हैं जो कागज चेक नहीं हुआ इसकी वजह से है, कई कारण अलग अलग गिनाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति कमोपेश जो है वो मैंने बेरोजगारी वहाँ बहुत ज़्यादा है, और जो भी बहाली हुई है उसका क्रेडिट तेजस्वी लेके पहले बढ़त लेके वो अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया, जब मैंने मेरी वजह से हुआ है, अगर हम ना रहते तो ये ना होगा, तो इसका नुकसान तो होगा। एक सवाल इसका भी, जो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बिहार में है क्या, और लोग इसकी वजह से बीजेपी को वोट करेंगे? देखिए बिहार में कभी, मैंने आपको कहा, बिहार में जो है राम मंदिर मुद्दा या कम्युनल फ्लोर से कभी नहीं चल पाया। आप अगर देखें, याद कीजिए, तो आडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाले थे पूरा देश घूम लिया, लेकिन बिहार में जब प्रवेश किए तो उसमें चीफ मिनिस्टर लालू यादव थे, उन्होंने बोला था बिहार मत आइएगा नहीं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे आपको, और उन्होंने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी कर लिया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद आप बिहार, बाकी देश में क्या हुआ हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिहार में कहीं भी दंगा के बाद छोड़िए एक पत्थर भी किसी घर पर नहीं फेंका जा सकता। तब जबकि आडवाणी की रथ यात्रा उस समय चरम पर थी, और उसको अरेस्ट होने के बावजूद भी जो है कहीं दंगा ना होना, ये साबित करता है जो वहाँ पर मंदिर अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन हम उस समय आएंगे नहीं। वहाँ अभी भी रामलला ये सब ठीक है, पूजा पाठ करने में कमी नहीं रहेंगे, हर घर में पूजा होते हैं, हर घर मंदिर, जिस समय राम मंदिर बनने की बात होती थी हर घर से जो है कुछ ना कुछ वहाँ दान भी गया था, एक समय में जब इकट्ठा हो रहा था दान करने चीज़ों का, तो हर घर से उसके कार्यकर्ता भी गए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन कभी भी वो मुद्दा के रूप में कभी नहीं बना है। और आज भी वहाँ रामलला को लेकर कोई मुद्दा नहीं, हाँ पूजा के लिए सब मानते हैं जारे हमारे भगवान है, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये स्पष्ट है। बीजेपी जो डेवलपमेंट के एजेंडे पे चलती है, उस एजेंडे का कुछ असर है, जैसे कि संसद बनी है, कर्म की संसद रद्द किया गया है, और बीजेपी बोल रही है कि अगर विकसित भारत करना है तो हमें वोट कीजिए, ये मुद्दा चुनाव में नजर आ रहा है क्या? बिहार में अभी तक विकास का कोई मुद्दा नहीं, इसलिए नहीं मुद्दा है कि बिहार में अभी भी जाइएगा तो अगर आज से 15 साल 20 साल पहले जो बिहार को देखे होंगे लगभग वही बिहार है। थोड़ा तो समय के साथ डेवलपमेंट होता है, फ्लाईओवर बन गए तो उसको अगर आप विकास मान ले तो वो हर विकास की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। कहीं रेलवे स्टेशन पर अगर एक्सीलेटर बन गए तो विकास की श्रेणी में आ गया, तो अगर उसको विकास मानेगा तो भाई विकास है, नहीं तो ऐसे विकास कहीं बिहार में अभी भी बस हाईवे को छोड़ के थोड़ा सा गडकरी का डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जो उनका काम है वो दिखाई पड़ रहा है बिहार में। इसके अलावा विकास के नाम पर जो विकास देश में अगर जिसको विकास का परिभाषा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है वो कहीं भी अभी भी नजर नहीं आएगा। पब्लिक खुद ब खुद जो डेवलप कर ली वो अलग चीज़ है, लेकिन विकास सरकार की ओर से विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी भी जाइएगा तो अस्पतालों की वही स्थिति है, जो लोग इन प्राइमरी है चीज़ें जरूरत है उसका वही हाल है। एजुकेशन का देखिएगा तो एजुकेशन में लोग माइग्रेट करके आते हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर आज दिल्ली में देखिएगा सबसे ज़्यादा बिहार के लोग मिलेंगे, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तैयारी करने के लिए। क्या उसको बिहार में साधन नहीं पढ़ने का? क्या बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं है? क्या सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं है? तो वहाँ ये क्यों आ रहे हैं? घर से दूर क्यों आ रहे हैं? इतने अपने पैसे खर्च करके कोई ज़मीन बेच के आ रहा है, कोई अपना पूरा अन्न अनाज जो है किसान का बेटा है वो बेच के आ रहा है, क्यों आ रहा है? वहाँ पर वो माहौल नहीं, साधन नहीं उपलब्ध हो पाता है, इसलिए यहाँ पर सारा साधन है जो यहाँ आते हैं। तो आप इसको कैसे विकास पैमाने में कैसे खड़ा पाएंगे? लेकिन एक बात सर ये भी है, देश में IAS IPS की जो संख्या है उसमें बिहार सबसे ज्यादा है, फिर भी ये IAS IPS तो खुद के स्टेट का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा? ये बहुत बढ़िया सवाल आपका। ये आप मार्क करेंगे जो बाकी किसी भी स्टेट में जाएंगे, अगर उस स्टेट के वो अगर IPS IPS तो अपने स्टेट के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन बिहार से जो आगे निकल के आते हैं बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। एज एग्जाम्पल मैं ही बिहार से यहाँ निकल के आया हूँ, तो मैं अपना सोच रहा हूँ जो मैं सब कुछ दिल्ली में अपना करूँ, लेकिन कभी नहीं सोचता कि अपने गाँव के लिए कुछ करूँ। अगर मेरी स्थिति हो तो हम अपने गाँव के लिए कभी नहीं सोच पाता। तो ये मतलब वो वहाँ की मानसिकता में हो या जो कारण जो भी हो, या फिर हो सकता है हमें वहाँ कुछ करने में दिक्कतें आती हो, या हमें नहीं माने जो भी आगे बढ़ के आते हैं, जो चूँकि वहाँ पर जो माहौल रहता है वो कोई बाहर से कुछ करने जाता है तो सबसे पहले उसमें रहता है जो नहीं ये करोगे तो पहले ये कमीशन दो, इस तरह से लोकल गुंडे टाइप की चीज़ें होते हैं वो होते हैं। तो इसकी वजह से लोग वहाँ से एक बार हटते हैं तो फिर वो दोबारा वहाँ से जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये मानसिकता के साथ जो लोग वहाँ से हटते हैं बाहर निकलते हैं तो इस मानसिकता के साथ आते हैं कि हमें अब दोबारा जाना ही नहीं, तो इसलिए कभी बिहार के बारे में सोचते ही नहीं। जबकि सबसे ज़्यादा IPS IAS देने वाला है। UPSC में अगर रिजल्ट उठा के देखेंगे तो ऊपर में अगर 700 के रिजल्ट है तो उसमें से कम 50% रिजल्ट बिहार के होंगे, चाहे वो ग्रेड कोई भी हो, IAS हो IPS हो या ग्रेड B में हो या जो भी हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी वो नहीं सोचते हैं क्योंकि वो वहाँ इतने प्रताड़ित होकर निकलते हैं
प्रताड़ित तो कितने निकलते हैं कि प्रताड़ित होने के बाद ऐसा लगता है कि अब दोबारा यहाँ नहीं लौट के आना है, किसी भी हालत में यहाँ नहीं लौटना है, बाहर अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाना है, बाहर पढ़ाना है, ताकि जो हम जो सफर किए वो हमारे बाल बच्चा ना सफर करे, ये स्थिति हो जाती है। तो एक सवाल आखिरी में, क्या स्थिति होगी चुनाव के बाद? मिनिमम 40 में से इंडिया को कितने आएंगे, एनडीए को कितने आएंगे? देखिए फिलहाल स्थिति ये है जो 25-15 के रहेंगे। अब वो 25-15 की स्थिति जो है लास्ट मोमेंट में कब किधर बदल जाए, अभी आज के डेट में 15 की स्थिति में आरजेडी गठबंधन और इंडिया अलायंस गठबंधन है और एनडीए गठबंधन 25 की स्थिति में, लेकिन अभी 2 फेज हुए, 5 फेज बाकी है। और 5 फेज होने के बाद ये चीजें ठीक उलट भी सकती है, जो 25 की स्थिति में ये आ जाए और 15 की स्थिति में, लेकिन आज के डेट में 15 और 25 का डिसीजन होता है। एक सवाल, आपने इतने साल तक पत्रकारिता की है, मुझे अक्सर अभी इस चुनाव में नजर आ रहा है लोग बोल नहीं रहे। इसका 2 कारण है। एक तो पहले कारण आप मान के लिए मोदी सरकार ने एक मेरे हिसाब से एक गलती कर दी, वो है 400 पार का टारगेट भले उन्होंने दे के अपने अपोजिशन को डिमोरलाइज कर दिया। तो 400 पार हम आ जाएंगे तो अपोजिशन जो है ये नहीं कर रही है, सरकार नहीं आएगी, अपोजिशन कर रही है 400 पार कैसे आएंगे, तो 400 पार कैसे आएंगे इसी पर चीजें उलझी। इसी तरह उसका ठीक निगेटिव ये हो गया जो जनता के मन में ये भावना कर गई है, क्योंकि 400 पार तो आ ही रहे हैं, तो क्या जरूरी है हमें इसमें एडजस्ट होने की, हमें करें। इसलिए आप देखेंगे वोटिंग का परसेंटेज भी घट गया है। वोटिंग का परसेंटेज 2 कारण, एक गर्मी ज़्यादा पड़ रही है वो है, एक कारण है माइग्रेशन ज़्यादा है, लोग छोटे शहर से बड़े शहर के माइग्रेट कर गए हैं, तो वहाँ उनका वोटिंग नहीं है, तो वो फिर वोट गिराने के लिए वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो वोट गिराने के लिए वो सुविधा के साथ नहीं जाते हैं। और तीसरा कारण यही है 400 पार, मतलब लग रहा है सबको लग रहा है मोदी सरकार आ ही रही है, तो हमें वोट देने की जरूरत क्या है। इवन खुद बीजेपी के नेता भी ये बात कर रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं 400 पार आए थे, घर से गर्मी निकलने की क्या जरूरत है। तो ये चीज जो है वोटिंग का परसेंट घटाया है, तो ये बीजेपी के लिए भी चिंताजनक बात है। बीजेपी 2 सवाल रहेंगे, एक राहुल गांधी का कैसा परसेप्शन है बिहार? राहुल गांधी के प्रति बिहार में अभी तक सीरियसनेस आया नहीं है जो आना चाहिए। वो ऐसा अभी उसका नेशनल प्रोस्पेक्ट में जैसा बन रहा है वैसा बिहार में नहीं है। बिहार में अभी भी लोग उसे हल्के फुल्के मूड में लेते हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पर तेजस्वी प्रभावित करता है, उससे ज़्यादा वहाँ पर चिराग प्रभावित कर लेता है, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार प्रभावित कर लेते हैं। मोदी का परसेप्शन इन सब पर थोड़ा सा बना है, इसमें इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल, कन्हैया बेगूसराय से होके अभी दिल्ली में आया है, क्या बिहार की जनता, दिल्ली की जनता कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट करेगी? उसके खिलाफ जो मनोज कुमार है, क्या किसका होगा? कन्हैया कुमार को टिकट मिलने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो खरगे जी के पास जो टीम बनी हुई है वो जेएनयू की टीम है, तो जेएनयू के दबाव से कन्हैया को टिकट मिला, वैसे कन्हैया को टिकट मिलना नहीं था। और कन्हैया को टिकट देके कांग्रेस ने जो है वो सीट का नुकसान कर दिया है। कुल मिला के वो सीट कन्हैया के हाथ खाते में तो आएगी नहीं, क्योंकि पूरबिया वोट का भी अगर जहाँ तक बात है जिसके आधार पर कन्हैया को टिकट दिया गया तो वो वोट बीजेपी के पास चली जाएगी। उसकी जगह इन्हें यहाँ के जो संदीप दीक्षित थे या फिर अरविंदर सिंह लवली किसी और को भी खड़ा करते तो वो उसका थोड़ा सा जो टक्कर नजर भी आता। अभी के कंडीशन में तो वो सीट कांग्रेस ने जानबूझ कर लूज कर दी, मेरे हिसाब से वो सीट कांग्रेस ने जानबूझ कर लूज कर चुकी है। वो तो बोल रहे कि बिहार के वोटर है, बिहार के वोटर हैं, लेकिन बिहार के वोटर उसके साथ कन्हैया के साथ नहीं। कन्हैया उतना बड़ा नेता नहीं है, कन्हैया टीवी पर बोलने वाला नेता है, ग्राउंड का नेता नहीं। टीवी पर बोलने वाले नेता और ग्राउंड के नेता में जब जमीन पर काम करने वाले करिएगा तो आपको पता चलेगा संगठन के लोग कैसे जुड़ते हैं। और अब टीवी पर बोलना बहुत अच्छा काम है, टीवी पर तो कोई भी जो पढ़ा लिखा हुआ है वो अच्छा बोल लेगा, उसको लगेगा, सुनने वाला बोलेगा भाई इसको कितना नॉलेज है, सब कुछ अच्छा कर लेगा, लेकिन वो पब्लिक के साथ अपने आप को जोड़ पाएगा ये गारंटी नहीं है। इसलिए आप कई सारे टीवी पर के नेता देखे होंगे जो बहुत टीवी बहुत लोकप्रिय है। एज फॉर एग्जाम्पल आप संबित पात्रा को देखे होंगे, पिछले चुनाव में संबित पात्रा उस चुनाव के समय तक टीवी पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा होते थे। इसके बावजूद भी जब चुनाव लड़ना पड़ा तो वो वहाँ से हार के आए, जीत के नहीं आए, क्योंकि फिर टीवी बोलना और ग्राउंड में संगठन के साथ जुटे रहना दोनों 2 चीजें। तो कांग्रेस का संगठन भी यहाँ कन्हैया के साथ खड़ा है, तो बाकी तो संगठन ही आपके साथ खड़ा नहीं है तो आप जीत के उम्मीद कहाँ से करते हैं। धन्यवाद सर. तर बिहारच्या राजकारणामध्ये जात कशी मोडलेली आहे, त्यावर विकासाचा अजेंडा त्यांच्यापासून किती कोसं दूर आहे. आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की जात नाही ती जात असते, ती जात आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये अनेक जागांवरती पाहायला मिळाली. मात्र या ठिकाणी समीकरणच जातीनुसार ठरवली जात आहेत
आणि त्यामुळेच आपल्याला त्या परिप्रेक्षातून आपल्याला त्यांना जातीगत सवाल प्रश्न जे आहेत ते विचारावे लागलेले आहेत. एकंदरीत पाहता बिहारमध्ये ज्या पद्धतीने इंडिया आघाडीला जे मतं मिळताना पाहायला मिळत आहेत, त्यानुसार त्यांच्या मतांमध्ये वाढ होईल, जागांमध्ये वाढ होईल. मात्र या ठिकाणी आजही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वात लोकप्रिय चेहरा असल्याचं सरांनी आपल्याशी बोलताना सांगितलं. सर, तुमचे खूप खूप आभार. आणि तुम्हाला हा इंटरव्ह्यू, तुम्हाला सरांनी जी सांगितलेली आकडेवारी आहे तुम्हाला कशी वाटली, जातीगत गणित प्रत्येक पक्षाची कशी आहेत, हे देखील तुम्हाला या संदर्भात काही प्रश्न असतील तर निश्चितपणे कमेंट मध्ये कळवायला विसरू नका. कॅमेरामॅन अनिल सह शिवाजी काळे, पुढारी न्यूज दिल्ली.